ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 111 ये शादी नहीं हो सकती और मुझे रोमांस करना है मिस्टर हस्बैंड। अनंत को देखकर वैशाली जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वो डरते हुए अपने मन में बोली, हे भगवान, अगर मॉम ने अनंत को देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वो कभी भी अनंत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छी लड़की तो वही है जिसके बाल लंबे होते हैं। ऊपर से अनंत की उम्र भी छोटी है, इसलिए मॉम और भी ज्यादा सवाल खड़ी करेगी और कुंज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बार बार अनंत की तरफ देख रही थी। वहीं रुक्मणी जी की नजर जैसे ही वैशाली जी पर पड़ी तो वह गुस्से में बोली, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? और सीढ़ियों के पास ऐसा क्या है जो तुम बार बार वहां देख रही हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो? मैं भी तो देखूं जरा सीढ़ियों की तरफ। इतना कहते ही जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ देखने वाली थी, वैशाली जी जल्दी से उनके चेहरे को अपनी तरफ करके फीकी मुस्कान के साथ बोली, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ सीढ़ियों की तरफ देख रही हूँ? मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल शादी है, तो कल ही आप होने वाली बहू से मिल लीजिएगा। वह क्या है ना, वह बहुत खूबसूरत है। ऊपर से कुंज उसे लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी होने वाली दुल्हन को बुलाकर देखे। आप तो जानती हैं ना, वह अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा पजेसिव रहता है, तो अपनी दुल्हन के लिए क्यों नहीं रहेगा? आखिरकार उसने ही तो अपनी दुल्हन को पसंद किया है। यही नहीं, उसने ही कहा था कि उसे कल ही शादी करनी है। यही कारण था कि हमने कोई भी रस्में नहीं की हैं और जल्दी जल्दी में एंगेजमेंट भी हो गई थी। ये सुनकर कि यह सब कुछ कुंज ने किया है, रुक्मणी जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। वह मुंह बनाकर बोली, अगर हमारे कुंज ने ऐसा किया है तो ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मगर कम से कम तुम मुझे होने वाली बहू की तस्वीर तो दिखा सकती हो। वैशाली जी फिर से सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं। इस पर रुक्मणी जी गुस्से से सीढ़ियों की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें रोकने के लिए वैशाली जी उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मणी जी सीढ़ियों की तरफ देखती हैं, तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर रुक्मणी जी मुंह बनाकर बोली, वहां तो कोई नहीं है। तुम क्या बार बार उधर देख रही हो? वैशाली जी ने जब देखा कि वहां पर अनंत नहीं है, तो राहत की सांस लेते हुए मन में बोली, अच्छा हुआ अनंत चली गई, वरना तो आज बवाल हो जाता। फिर वह रुक्मणी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। आप थक गई होंगी ना? ये सुनकर रुक्मणी जी फिर से ताना मारकर बोली, तुम्हें याद आ गया है कि मैं थक गई हूँ, मगर किसी को एयरपोर्ट नहीं भेज सकी, इसलिए अपनी यह झूठी फिक्र अपने पास रखो, समझी? अगर मेरे पोते को पता होता कि मैं आने वाली हूँ, तो वह जरूर किसी न किसी को मुझे लेने भेज देता, मगर तुमने जरूर उसे नहीं बताया होगा कि मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ जा रही थी, मगर वह अभी भी वैशाली जी को डांट ही रही थी। वैशाली जी मुंह बनाकर बोली, अब तो मेरे दिन दुख में गुजरेंगे।
पता नहीं मॉम कब जाएंगी यहाँ से। इनके ताने सुन सुनकर तो मेरे कानों से खून निकल आएगा। फिर उसके बाद वह डरते हुए आगे बोली, पता नहीं मेरी अनंत का क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे उसके लिए कुछ बिग लेना होगा, वरना तो मॉम उसके भी कान से खून निकाल देंगी। इतना कहते हुए वह जल्दी से रुक्मणी जी के लिए कुछ नाश्ता लेने के लिए किचन में चली गईं। वहीं दूसरी तरफ अनंत इस वक्त दीवार से टिककर खड़ी थी और वह हैरानी से सामने की तरफ देख रही थी। सामने कुंज था। उसने एक हाथ से अनंत की कमर को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसने अनंत के मुंह को बंद किया हुआ था। उसकी आंखें काफी ठंडी थीं। उसने अपनी तिरछी नजरों से देखा तो रुक्मणी जी धीरे धीरे दूसरी तरफ रूम में जा रही थीं। अनंत कुंज के हाथों पर अपना हाथ रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। वो कुंज को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कुंज हिलता भी नहीं। जैसे ही रुक्मणी जी वहां से चली गईं, कुंज थोड़ा पीछे हटा। अनंत हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी सारी नींद उड़ चुकी थी। उसने कुंज को घूरते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप क्या कर रहे हैं? अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो खुश होकर कुंज के गले में बाहें डालकर लटक गई और बोली, आप मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, उनमें भी हीरो ऐसे ही रोमांस करता है। अब जल्दी से किस करिए, फिर आप मेरे शर्ट के बटन खोलेंगे। यही तो हीरो करता है, फिर हम दोनों रूम में जाएंगे। अनंत की आंखों में उस वक्त छोटे छोटे दिल नजर आ रहे थे। वो अनंत की बातों से चिढ़ने के बजाय हैरान था। तभी उसने अनंत के हाथ, जो उसकी गर्दन पर थे, हटाए और गुस्से में कहा, बेबी, अपने पंजों को संभालो वरना मैं सच में इन्हें काट दूंगा। ये सुनकर अनंत चौंक गई और शिकायत भरे स्वर में बोली, आप रोमांटिक मूड में नहीं हैं क्या? और आप अचानक विलेन क्यों बन गए? कुंज ने सामने की ओर इशारा किया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें दीवार पर टांग दूंगा। अनंत तुरंत एक कदम पीछे हटी और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी कोई शादी। मुझे तो बस रोमांस चाहिए था, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। और हाँ, मुझे भूख लगी है। अब मैं किचन में खाना लेने नहीं जाऊंगी, आप ही जाए, क्योंकि आपने मेरा मूड बिगाड़ दिया है। इतना कहकर वह रूम में वापस चली गई। कुंज ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। अगली सुबह कुंज पूरी तरह तैयार था। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने अपनी वॉच पहनने से पहले अनंत को देखा, जो आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसका लेटने का तरीका बेहद बेतरतीब था। कुंज ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास खड़ा हो गया। उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए अनंत को सही तरीके से लिटाया और उसके अगल बगल तकिए लगा दिए ताकि वह गिर न जाए। मगर अनंत ने नींद में सब गिरा दिया और फिर आराम से लेट गई। ये देखकर कुंज अपनी भौहों को सहलाते हुए मन ही मन झुंझला उठा। उसने बहुत मुश्किल से अनंत को ठीक से लिटाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डोमिनेटिंग हो गई। वह सीढ़ियों से गुजरते हुए रुक्मणी जी के कमरे की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे वैशाली जी मिल गईं, जिनके हाथ में चाय का कप था। वैशाली जी कुंज को देखते ही जल्दी से बोली, कुंज, तुम्हें कुछ करना होगा। मॉम को देखकर नहीं लगता कि वह अनंत को पसंद करेगी। कुंज ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे से आ रही शोर की आवाज सुनकर गुस्से में मुट्ठी भींच ली। वैशाली जी हंसकर बोली, मुझे पता है तुम्हें शोर शराबा पसंद नहीं है, मगर शादी तक सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चली गईं।
कुंज रुक्मणी जी के कमरे में पहुंचा। रुक्मणी जी उस वक्त माता रानी की किताब पढ़ रही थीं। कुंज ने दरवाजा बंद किया तो रुक्मणी जी ने उसकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, कुंज जल्दी आओ। कुंज धीरे धीरे उनके सामने खड़ा हुआ। रुक्मणी जी खड़ी होकर उसे गले लगा लेती हैं और खुश होकर कहती हैं, कितना वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। कुंज ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम्हें जो कहना है कहो। कुंज ने बिना किसी भाव के कहा, मैं आपसे अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रुक्मणी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुंज का हाथ पकड़कर कहा, कुंज क्या हुआ? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है? कुंज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या आपको लगता है मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रुक्मणी जी शौक में 2 कदम पीछे हट गईं। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया और वो गुस्से से बोली, अब समझ आया। वो लड़की तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर रही है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुंज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उन्हें देखा, मानो उनका गुस्सा सहन कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। कंटिन्यू। क्या कुंज रुक्मिणी जी को शादी के लिए मनाएगा? क्या अनंत को वो एक्सेप्ट करेगी या शादी के खिलाफ हो जाएंगी? क्या अनंत रुक्मिणी जी को खुश कर पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारी स्टोरी के साथ। बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। 112 मिस्टर हैंडसम, डोंट वरी, मैं आपकी नानू को पटा लूंगी। कुंज रुक्मणी जी को देख रहा था और रुक्मणी जी इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रही थीं। रुक्मणी जी अपने रूम से बाहर की ओर जाते हुए बोली, मैं उस लड़की से बात करूंगी। ऐसे कैसे वह तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती है? ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पर रूम से निकलने से पहले ही कुंज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, मगर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे इस हालत में देखकर रुक्मणी जी एक पल के लिए डर गईं, मगर फिर गुस्से में बोली, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? हटो, मुझे उस लड़की से मिलना है। कुंज ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और इरिटेट होकर बोला, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वह प्रेग्नेंट है, यह नहीं कहा कि उसने मुझे फंसाया है। वह मैं था जिसने उसे फंसाया है। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कुंज के हाथ को कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? तुमने उसे फंसाया है। कुंज ने बहुत आराम से उनके हाथ को पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठा दिया। फिर उनके बगल में बैठते हुए उनके हाथ को थामकर शांत स्वर में बोला, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। भले ही वह प्रेग्नेंट है, मगर उसे प्रेग्नेंट करने वाला मैं हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आपको यही लगेगा कि उसने मुझे फंसाया है, पर असल बात यह है कि मैंने उसे फंसाया है, क्योंकि मुझे डर था कि कोई और उसे अपने प्यार में डाल देगा। रुक्मणी जी को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कुंज के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, कुंज, तुम तो ऐसे नहीं थे। कुंज हल्की मुस्कान के साथ बोला, नानी, ये सब आपने ही तो सिखाया है। याद है, जब मैं छोटा था, तब आप मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हमें जो चीज पसंद होती है, उसे किसी भी हालत में पा लेना चाहिए, प्यार से या जबरदस्ती से।
अगर वह इंसान हो तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो खुद हमारे पास आकर हमारी मर्जी से हमारे साथ रहे। बस मैंने वही किया। ये सीख आपने ही दी थी। रुक्मणी जी उसे समझाते हुए बोली। लेकिन कुंज ने उनके हाथ को पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, ऐसी और बहुत कई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना कहते ही वह आराम से बैठ गया और बोलने लगा, सबसे पहली बात, मैं उससे कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ। रुक्मणी जी को ऐसा लगा जैसे आज उनके ऊपर बम फूट पड़ा हो। वह अपने इस शौक से उबर नहीं पा रही थी। कुंज उनकी हालत देखकर समझ गया, मगर उसने उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया और आगे बोला, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। और हाँ, ये सब मैंने आपसे सीखा है। आखिरकार आपने भी तो नानू से ऐसे ही शादी की थी। मैंने बस आपके प्लान को अंजाम दिया है। सबसे पहले मैंने उसके बाल कटवा दिए। वो अब लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखकर फिदा हो जाए। सावधानी ही एक समझदार इंसान की निशानी होती है ना? ये सुनते ही रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह घमंड से बोली, बिल्कुल, एक समझदार और चालाक इंसान ही अपने मकसद में कामयाब होता है। कुंज भी मुस्कुराया और बोला, और मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी नानी हैं। लोगों को लगता है कि मेरी होने वाली वाइफ लड़का है, इसलिए कोई भी उसके पीछे नहीं पड़ता। और उसे मुझसे दूर जाने से रोकने के लिए मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। यानी एक तीर से दो निशाने। अब वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और कोई और लड़का उसके पीछे पड़ेगा भी नहीं। आपको क्या लगता है, मैंने सही किया है ना? रुक्मणी जी बिना किसी भाव के कुंज को देख रही थीं। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, मगर फिर उन्होंने एक भरी हुई मुस्कान के साथ कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। भले ही लंबे बालों वाली लड़कियां मेरी नजरों में सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन अगर कोई और तुम्हारी होने वाली बीवी को पसंद करता, तो हो सकता था वह तुम्हें छोड़ देती, या फिर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाता। मुझे गर्व है कि तुमने ऐसा किया। अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और आगे कहा, सालों पहले मैंने भी ऐसा ही किया था। तुम्हारे नानू के पीछे कई लड़कियां पड़ी थीं, इसलिए मैंने तुम्हारे नानू को कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए और हमेशा ऐसा बना कर रखा जैसे वह कोई भिखारी हो। तब लड़कियां उनके पीछे पड़ना तो दूर, उन्हें एक नजर देखती भी नहीं थीं। रुक्मणी जी की हर आवाज और चेहरे के भाव में घमंड झलक रहा था। कुंज के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट और आंखों में एक चालाक चमक थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसका खेल सफल हो गया है। कुंज एक बार और कंफर्मेशन के लिए रुक्मणी जी से पूछता है, नानी, तो क्या आपको सच में फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, बाल छोटे रखती है और प्रेग्नेंट भी है? रुक्मणी जी जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। अगर तुम्हारी जगह में होती तो मैं भी यही करती। चिंता मत करो। अगर किसी ने भी तुम्हारे और उसके बीच आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम बस अपने ऑफिस का काम संभालो, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन हाँ, आज शादी है, इसलिए आज तुम ऑफिस मत जाओ। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन का बाहर जाना सही नहीं होता। खैर, ये सब छोड़ो। अभी तक मैं तुम्हारी दुल्हन से नहीं मिली हूँ। कब मिलवाओगे? कुंज अपनी जगह से खड़ा होते हुए बिना किसी भाव के बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट के वक्त उससे मिलवा दूंगा। आप नीचे चलिए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और चला गया।
जाते वक्त उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कुंज जानता था कि उसे अपनी नानी को कैसे संभालना है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए एटीट्यूड के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगा। वैशाली जी सीढ़ियों के पास खड़ी थीं। कुंज को देखकर वह जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़कर वरीड टोन में पूछने लगी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारी नानी ने क्या कहा? उन्होंने अनंत को एक्सेप्ट किया या नहीं? कुंज ने वैशाली जी को बिना भाव के देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चला गया। वैशाली जी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, अरे क्या मतलब है तुम्हारे मुझे नहीं पता का? इतनी देर से बात कर रहे थे, कुछ तो बताओ। वैशाली जी उसके पीछे पीछे आ रही थीं। जैसे ही कुंज अपने रूम में पहुंचा, उसने दरवाजा पकड़ लिया और झुंझलाहट में कहा, आप जाकर उनसे खुद पूछ लीजिए। ये कहकर उसने वैशाली जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। वैशाली जी मन में सोचते हुए बोली, कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, एक भी बात नहीं सुनता, नालायक कहीं का। फिर अचानक उन्हें याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे बाकी के बेटे भी तो आने वाले होंगे, पता नहीं ये नालायक कहाँ रह गए हैं। ये सोचते हुए उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और तुरंत नीचे भाग गईं। नीचे हॉल में नीचे मिस्टर सिंह भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह कई लोगों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने उनके ही उम्र के एक आदमी बैठे थे, जो बिजनेस सूट पहने हुए थे। वो मिस्टर सिंह के कजिन भाई थे और उनसे 2 साल बड़े थे। मिस्टर सिंह के कजिन भाई ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रथम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुंज की शादी कुछ ज्यादा ही जल्दी करवा रहे हो? उसके सारे बड़े भाई और बहनें यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटियां भी जो उससे बड़ी हैं, अभी कुंवारी हैं। फिर उन्होंने अजीब सी आवाज में लगा, कहीं लोग यह न समझें कि बड़े बच्चों में कोई दिक्कत है, इसलिए छोटे की शादी पहले हो रही है। मिस्टर सिंह ने अपने बड़े भाई धनुष को देखा, जिनके चेहरे और आंखों में अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त खुश होने के बजाय अनकंफर्टेबल और चिढ़े हुए थे। मिस्टर सिंह ने एटीट्यूड के साथ अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोले, धनुष भाई, आप चिंता मत करिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सिंह परिवार के बच्चों के बारे में ऐसी घटिया बातें करे। और जहां तक शादी का सवाल है, यह फैसला खुद कुंज का है। आखिर उसकी भी उम्र हो गई है शादी की, अब क्या वह बूढ़ा होकर शादी करेगा? वैसे भी उसके बड़े भाई खुद अपनी शादी की फिक्र नहीं कर रहे, तो उसकी चिंता कौन करेगा? ये कहते हुए उन्होंने एक हल्की हंसी छोड़ी, मगर उनकी बातों पर धनुष का मुंह बन गया। आसपास की सजावट और माहौल देखकर ही धनुष के मन में जलन हो रही थी। इसी बीच रुक्मणी जी सीढ़ियों से नीचे आईं। उनकी चाल में कॉन्फिडेंस था और उनके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान। जैसे ही लोगों की नजरें उन पर पड़ी, वहां सन्नाटा छा गया। उनकी रेप्यूटेशन एक घमंडी और तीखे स्वभाव वाली महिला के रूप में थी। रुक्मणी जी किसी रानी की तरह एक सिंगल सोफे पर बैठी और वहां मौजूद सभी लोगों पर अपनी नजर घुमाई। उनके आने के बाद वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रुक्मणी जी की नजर किसी पर पड़ती, वह तुरंत चुप हो जाता। दूसरी ओर कुंज और अनंत। कुंज अपने कमरे में वापस आ चुका था। अनंत अभी भी गहरी नींद में थी। कुंज ने उसे धीरे धीरे झिंझोड़ते हुए कहा, बेबी उठो, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम यूं ही सोती रहीं, तो वे तुम्हें आलसी समझेंगे और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे।
अनंत ने अपनी आंखें मसलते हुए उठने की कोशिश की और नींद भरी आवाज में बोली, थोड़ा और सोना था। ये सुनकर कुंज ने उसका कंधा पकड़कर उसे खड़ा कर दिया, लेकिन अनंत खड़े खड़े ही वापस सोने लगी। ये देखकर कुंज ने गुस्से से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसी विंडो से नीचे फेंक दूं? अगर ऐसा चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर दूंगा। कुंज की यह बात सुनकर अनंत की नींद पल भर में गायब हो गई। गुस्से में उसने मुंह फुलाते हुए कहा, कौन सा पति अपनी बीवी से ऐसा बोलता है? मैं इसकी शिकायत करूंगी। कुंज ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेबी, क्या तुम्हें पता है, मेरी नानी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें छोटे बालों वाली और कम उम्र की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर वह शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाएं, तो समझो बात वहीं खत्म। अब तुम खुद सोचो, उन्हें कैसे मनाओगी? ये सुनते ही अनंत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर उसने घमंड से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कोई नहीं है जो अनंत के इस हैंडसम चेहरे को देखकर फिदा न हो जाए। चुटकियों में आपकी नानी को अपना दीवाना बना दूंगी। अगर मैंने उन्हें आपका लव राइवल न बना दिया, तो मेरा नाम भी अनंत नहीं। ... देखिएगा, वो मुझसे इतनी अफेक्टेड हो जाएंगी कि उनके सपनों में भी सिर्फ मैं ही आऊंगी। ये कहते हुए अनंत ने एटीट्यूड के साथ चुटकी बजाई। कुंज ने उसकी इस बात पर भौहें ऊपर उठाई और ऊपर से नीचे तक उसे ध्यान से देखा। अनंत लड़कों के भेष में सच में बहुत हैंडसम लग रही थी, इतनी कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। मगर कुंज ने धीरे से उसके कान में कहा, मगर मेरी नानी अलग हैं। अनंत ने मुंह बनाकर जवाब दिया, देख लीजिएगा, अगर मैंने उन्हें पटा नहीं लिया तो मेरा नाम भी अनंत नहीं। फिर वह पैर पटकते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आई और कुंज के कपड़े उठाकर अपने पहनने के लिए ले गई। ये देखकर कुंज उसे घूरता रह गया। वह दबी आवाज में बड़बड़ाया, ये लड़की। लेकिन उसने अपनी इरिटेशन को जाहिर नहीं किया। कुछ देर बाद अनंत शावर लेकर बाहर आई। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने नीचे डेनिम जीन्स पहनी थी और ऊपर कुंज की शर्ट, जिसकी स्लीव्स के बटन खुले हुए थे। शर्ट की स्लीव्स उसके हाथों से काफी बड़ी लग रही थीं, लेकिन अनंत को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बेपरवाही से अपने लॉलीपॉप का रैपर खोलती हुई उसे मुंह में डालकर बालों को सेट करने लगी। कुंज जो अपने फोन में व्यस्त था, तभी अनंत की इस हालत पर उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि अनंत के बालों से पानी टपक रहा है। उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। कुंज ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना बिल्कुल नहीं आता। बाल सुखाने का भी सलीका नहीं है, ऐसे में तुम बीमार पड़ जाओगी। अनंत ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसे फ्लाइंग किस दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो शादी क्यों कर रही हूँ? ताकि आप मेरा ध्यान रखें। अगर मैं बीमार पड़ी तो सारी जिम्मेदारी आपकी। उसने ऐसा कहते हुए एक शरारती अंदाज में मुंह बनाया और फिर से अपने बाल सेट करने में लग गई। कुंज ने अनंत के इस बेपरवाह रवैये पर गहरी सांस ली। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ, एक टॉवल उठाई और अनंत के पास आकर उसे जबरदस्ती बेड पर बैठाया। फिर उसके गीले बालों को टॉवल से सुखाने लगा। अनंत ने बेपरवाही से उसके कंधे पर सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो फिर से सोने की कोशिश कर रही हो। कुंज ने जब ये देखा तो उसके पेशेंस ने जवाब देने लगी। उसने गुस्से में अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरा और कहा, उठो। क्या तुम मेरे कपड़े पहनकर ही नीचे जाने वाली हो? तुम अपने ससुराल वालों से इस हालत में मिलने का सोच भी कैसे सकती हो?
अनंत ने इरिटेशन भरी आवाज में कहा, थोड़ा सोने दीजिए ना। और मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? शादी के बाद पति की हर चीज पर 50% हक पत्नी का होता है, तो बस मैं अपना हक ले रही हूँ। इतना कहकर अनंत ने फिर से कुंज के कंधे पर सिर टिकाया और सोने की एक्टिंग करने लगी। कुंज ने उसे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में एक तरफ नाराजगी थी और दूसरी तरफ अनंत की इस शरारत पर हार मान लेने की मजबूरी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका इरिटेशन साफ झलक रहा था। कंटिन्यू। रुक्मणी जी अनंत से मिलकर कैसे रिएक्ट करेगी? क्या अनंत रुक्मणी जी को पटा पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारी स्टोरी में, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। चैप्टर 113, अनंत और रुक्मणी जी का आमना सामना। और ये मेरी वाइफ है। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त कई लोग मौजूद थे। मिस्टर सिंह, भानु प्रताप जी, रुक्मणी जी, वैशाली जी और धनुष जी। उनके बगल में उनकी पत्नी और रेखा जी भी बैठी हुई थीं। उन्होंने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और वह जलन भरी नजरों से वैशाली जी को देख रही थीं। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, वैशाली, तुम्हारी बहू क्या चांद का टुकड़ा है, जो अभी तक किसी से मिलने नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभी तक सो रही है? वैसे मैंने सुना था कि कुंज ने कोर्ट मैरिज भी की है। अब तुमने तो हम सबको पराया कर दिया है। चुपके चुपके हर एक चीज करने के बाद तुम घर वालों को बताती हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैशाली जी ने उन्हें देखा और फिर रुक्मणी जी ने अपनी तीखी नजरों से रेखा जी को घूरते हुए बोली, यह मेरी बहू का मामला है, बेहतर होगा इससे दूर रहो। फिर वह उन्हें इग्नोर करके मिस्टर सिंह को घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? मिस्टर सिंह पानी पीते हुए कठोर आवाज में बोले, वह शाम तक आ जाएगी। ये सुनकर रुक्मणी जी सिर हिला देती हैं। सभी कुंज का इंतजार कर रहे थे और रुक्मणी जी तो एक्साइटेड होकर सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं। वहीं कुंज अनंत के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसे रूम से बाहर लेकर आ रहा था। अनंत इस बार थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। उसकी इस नर्वसनेस को कुंज ने पहचान लिया था और वह कसके उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो लोग जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्हें देखकर रुक्मणी जी खुश हो गईं, लेकिन अभी तक उन्होंने अनंत को नहीं देखा था, क्योंकि अनंत कुंज के पीछे पीछे चल रही थी। अनंत ने हल्की सी झलक देखी थी रुक्मणी जी की। वह जल्दी से कुंज की शर्ट को पकड़कर अपने होठों को दबाकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, ये तो बिल्कुल डायन जैसी सास लग रही है, जो अपनी बहू को चैन से जीने नहीं देती और हमेशा उसे ताना देती है। कुंज बिना पीछे पलटे ही मुस्कुराकर बोला, और तुम्हें इसी टाइप जैसी सास को अपने काबू में करना है। तुम बहुत माहिर हो लोगों को अपनी खूबसूरती में फंसाने में, तो अब इनके साथ भी यही करो। अनंत मुंह बनाकर बोली, अगर इन्होंने मुझे नजर लगा दी तो मैं क्या करूंगी? कुंज इस बार कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथों को पकड़कर घसीटते हुए लाने लगता है, मगर अनंत अब जाने को तैयार नहीं थी। वह अपना हाथ कुंज के हाथ से छुड़ाते हुए घबराकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं रूम में वापस जा रही हूँ। मुझे याद आया मुझे कॉलेज जाना है और फिर मुझे मॉम से मिलने भी जाना है। कहते हुए वह जबरदस्ती अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर कुंज ने उसका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए वह अनंत के हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। रुक्मणी जी मुस्कुराकर बोली, कुंज, तुम आ गए। उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग पलटकर कुंज की तरफ देखने लगते हैं, जो बिना भाव से खड़ा था, लेकिन उसका एक हाथ पीछे की तरफ था,
क्योंकि उसने अनंत के हाथ को पकड़ा हुआ था और अनंत उसकी पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश कर रही थी। वैशाली जी और रेखा जी अनंत को देखने की कोशिश कर रही थी, जो छिपी हुई थी। रेखा जी मुंह बनाकर बोली, वैशाली, तुम्हारी बहू क्या चांद का टुकड़ा है, जो हमसे इतना छिप रही है? क्या मैं उसे खा जाऊंगी? या वो खुद को इतना महान समझती है कि उसे लगता है हमारे पास आने से उसका कुछ बुरा हो जाएगा? रुक्मणी जी रेखा जी को गुस्से में घूरते हुए कुंज की तरफ बढ़ने लगी। कुंज के सामने खड़ी होकर वह उसकी बलाए लेते हुए बोली, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे खुद पर बहुत गर्व होता है। चलो अब जल्दी से मुझे बहू को दिखाओ। कुंज अपनी जगह से हटने की कोशिश करता है, मगर अनंत उसे कसके पकड़ लेती है। फिर भी कुंज थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है, तो अनंत भी जल्दी से उसके पीछे लेफ्ट हो जाती है। ये देखकर कुंज इरिटेट होकर अपनी गर्दन पीछे करके उसे घूरता है और फिर धमकी देते हुए बोला, अगर तुम सामने नहीं गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अनंत पैर पटकते हुए बोली, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। वह बहाना बनाकर पीछे पलटी और भागने की कोशिश करने लगी, मगर कुंज उसके कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए रुक्मणी जी के सामने खड़ा कर देता है। वो इस बार भागती उससे पहले ही रुक्मणी जी उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और कठोर आवाज में बोली, रुक जाओ। अनंत के पैर उसी जगह पर जम जाते हैं और वह अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए एकदम से रुक्मणी जी को देखने लगती है। रुक्मणी जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ लेती हैं। फिर एक कदम दूर होकर अनंत को चारों तरफ घुमाकर देखने लगी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वैशाली जी का दिल तो जोर से धड़क रहा था। वह अपने मन में घबराते हुए बोली, अब तो सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो मॉम अनंत को छोड़ेंगी नहीं, लेकिन कुंज जरूर सब संभाल लेगा। वह अपनी आंखें बंद करके रुक्मणी जी के चिल्लाने का इंतजार करने लगी। रेखा जी और धनुष जी जब अनंत को देखते हैं तो उनकी आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। वो ऊपर से नीचे तक अनंत को देखते ही रह जाते हैं। रेखा जी हैरानी से वैशाली जी से बोली, वैशाली, तुम हमेशा हमसे बातें छुपाती आई हो, क्या तुमने एक और बेटा पैदा कर लिया है? और तुमने यह बात हमसे छुपाई। इसकी उम्र देखकर लग रहा है कि 18 साल का होगा, मगर यह बहुत हैंडसम है। वैशाली जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। धनुष जी भी बोले, प्रथम, तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम्हारा एक और बेटा है। कुंज कभी किसी के करीब नहीं जाता है और ना ही किसी को टच करता है। अगर वह टच कर रहा है तो या तो यह उसका छोटा भाई होगा या तो इसके बहुत करीब होगा। और हाल ही में मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो किसी लड़के के साथ बहुत रहता है। कुंज ने एक बार उसे अपना भाई भी कहा था। इसका मतलब साफ है कि तुमने चोरी चुपके एक और बच्चा पैदा किया। इतना कहते ही वह थोड़े गुस्से में मिस्टर सिंह को देखने लगते हैं। मिस्टर सिंह उनकी बात को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना ही ना हो। भानु प्रताप जी भी आराम से तमाशा देख रहे थे। उन्होंने धनुष जी को घूरते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर कोई चीज ठीक से पता ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। उनके इस तरह चिल्लाने से धनुष जी और रेखा जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और फिर अनंत को देखने लगते हैं। रेखा जी खड़ी हुई और अनंत के पास जाकर गुस्से में बोली, तुम बताओ तुम्हारे मॉम डैडी कौन हैं? क्या तुम वैशाली और भाई साहब के बेटे हो? तुम्हारा नाम क्या है? अनंत अपनी पलकों को झपकाते हुए कभी रुक्मणी जी को देखती है और कभी रेखा जी को।
फिर मुंह बनाकर बोली, ये तो मुझे मिस्टर हस्बैंड की बहन बनाने पर तुले हुए हैं। देखने पर तो बिल्कुल विलेन जैसे हैं। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के विलेन यही हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए, पर मजा भी बहुत आएगा। इतना सोचते ही अनंत उन्हें देखकर बड़ी मुस्कान देती है। फिर अपने बालों में बहुत ही स्टाइल से हाथ फेरते हुए फ्लटी आवाज में बोली, तो इस खूबसूरत लेडी को मेरा नाम जानना है। वैसे आप मिस्टर कुंज की क्या लगती हैं? अपने लिए खूबसूरत शब्द सुनकर रेखा जी हल्का सा शर्मा जाती हैं। उन्होंने इस बार अपनी आवाज बहुत ही सॉफ्ट करके कहा, मैं कुंज की बड़ी आंटी हूँ। अनंत ये सुनकर शॉक होने का नाटक करती है। फिर रेखा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए दांत दिखाकर बोली, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप उनकी बड़ी आंटी हैं। सच कहूँ तो अगर आपने अभी मुझे ना बताया होता तो मुझे ऐसा लगता कि आप मिस्टर कुंज की बड़ी बहन हैं। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और आपने जो ईयरिंग पहनी है वह तो आप पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर रेखा जी और शर्मा जाती हैं। वह बहुत ही प्यार से अनंत का हाथ पकड़कर खुश होकर बोली, क्या सच में मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ? अनंत उनके बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से उनके कान में बोली, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इतना छोटा न होता तो आपसे जरूर शादी कर लेता। इतना कहते ही वह आंख मार देती है। रेखा जी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। कुंज देख रहा था कि अनंत कैसे रेखा जी को फंसा रही थी, मगर जब उसने देखा कि अनंत ने रेखा जी के बालों को उनके कान के पीछे किया और उनके कान में धीरे से कुछ कहा, तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसका पूरा चेहरा डार्क पड़ गया था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो अपने हाथ को बढ़ाकर अनंत के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर दांत पीसते हुए उसके कान में बोला, लिटिल अनंत, अपने पंजे को संभाल लो। ऐसा लगता है कि आजकल तुम्हारे पंजे तुम्हारे काबू से बाहर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि मेरा गुस्सा भी मेरे काबू से बाहर चला जाए। ये सुनते ही अनंत मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस बड़ी आंटी की तारीफ कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि वो इतनी खूबसूरत हैं? रुक्मणी जी घूरकर सब देख रही थीं। फिर वह रेखा जी को घूरकर देखते हुए बोली, अब तुम्हारा हो गया हो तो जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट करो। फिर वह कुंज से बोली, कुंज, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? कुंज अपने सिर को हल्के से हिला देता है। रुक्मणी जी अनंत को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। उन्होंने बहुत ही आराम से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। अनंत उनके हाथ को पकड़कर हल्के से चूमती है, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अनंत, जिसका कोई अंत न हो। उसने ये सब बहुत ही दिलकश अंदाज में कहा था। फिर वह रुक्मणी जी के चेहरे को देखने लगती है कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है। कुंज अनंत को जानलेवा नजरों से देखता है। फिर वह भी रुक्मणी जी को देखने लगता है। वहां पर सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। वैशाली जी आगे बढ़ते हुए कुछ बोलने ही वाली थीं कि तभी रुक्मणी जी ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, अनंत? अनंत की मुस्कान गायब हो गई, जैसे उसके दिल पर वार किया गया हो। वह जल्दी से कुंज के हाथ को पकड़कर एक छोटे से चूहे की तरह सटकर खड़ी हो गई। उसका मुंह फूला हुआ था और वह तिरछी नजर से कुंज को देख रही थी। कुंज तिरछी मुस्कान के साथ उसके कॉलर को पकड़कर बोला, नानी, ये दीवारों पर चढ़ने में बहुत माहिर है। ये पेड़ पर चढ़कर आपके लिए कोई भी फल तोड़ सकती है और चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग हो, आराम से कूद सकती है।
ये लोगों को बेवकूफ बनाने में भी बहुत माहिर है। ये कब किसी को चूना लगाकर भाग जाए पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट हैं जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। वहीं अनंत तो डर से सिमटी जा रही थी। वो अपने मन में गुस्से से सोच रही थी, यह मेरी तारीफ है या बेइज्जती। अगर इन्होंने मेरी पढ़ाई की बात कर ली तो मेरा क्या होगा। मेरा रिजल्ट अच्छा है मगर मेरा पास्ट अच्छा नहीं था। वो कुंज के हाथ को पकड़कर दबा रही थी मगर कुंज उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मुस्कुराते हुए बोला, नानी आप इससे जो चाहे करवा सकती हैं। बस आप लोगों को यह नहीं बता सकती चलना कि यह लड़की है। यह आपके कहने पर कुछ भी कर सकती है ना लिटिल अनंत। अनंत कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे डर था कि बात कहीं उसकी पढ़ाई तक न पहुंच जाए। रुक्मणी जी सेटिस्फाई होकर अपना सिर हिलाती हैं, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मेरा कुंज भूख से घर से बाहर चला गया। अनंत जल्दी से बोली, तो मैं टिफिन पैक करवा कर लेकर जा सकती हूँ। वो लोग जो बातें कर रहे थे वह आपस में ही चल रही थी, किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। रुक्मणी जी खुश हो गईं। उन्होंने अनंत का हाथ पकड़ा और रौब से बोली, चलो मेरे साथ और मेरे पास बैठो। इतना कहते ही उन्होंने अनंत का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर अपने बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। इस वक्त वैशाली जी, रेखा जी और धनुष जी की नजरें केवल अनंत पर थीं। कुंज भी आकर अनंत के बगल में बहुत ही एटीट्यूड से बैठ गया। रुक्मणी जी हर एक की शक्ल देखते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, मुझे कुंज की पत्नी से कोई शिकायत नहीं है। बेहतर होगा तुम सभी उसे स्वीकार कर लो। इतना कहते हुए उन्होंने अनंत की तरफ एक प्लेट खिसका दी। धनुष जी अपनी जगह पर खड़े होकर शौकंग आवाज में बोले, एक मिनट। कुंज की पत्नी, यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है, सिर्फ इस लड़के को छोड़कर। कहीं आप इसे ही तो उसकी पत्नी नहीं बता रही हैं? क्योंकि मैंने ये भी खबर सुनी थी कि कुंज एक लड़के को डेट कर रहा है। रुक्मणी जी बहुत ही आराम से बोली, तो तुम्हें इससे क्या? शादी कुंज को करनी है या तुम्हें करनी है? तुमने तो एक लड़की से शादी की है ना, तो चुपचाप उसके साथ जिंदगी बिताओ और मेरे कुंज की जिंदगी में बोलने की कोशिश मत करो, समझे तुम? इतना कहकर उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। अनंत तो वैसे भी खुश थी। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। कुंज ने अनंत के कॉलर को पकड़ लिया और अपने रुमाल से उसके हाथ पोंछने लगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सिवाय रेखा जी और धनुष जी के। कुंज अनंत को लेकर वहां से जाने लगा। रेखा जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सीधा जाकर कुंज के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, कुंज तुम हमारे परिवार के सबको शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि तुम एक लड़के से शादी कर रहे हो? हमारी कितनी बदनामी होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हें ना तो खानदान की परवाह है और ना ही खानदान के लोगों की। कुंज उन्हें गुस्से में देखने लगा मगर रुक्मणी जी हंसते हुए बोली, तुम्हारी जैसी औरत को कब से खानदान और खानदान के लोगों की चिंता होने लगी है? क्या मैं तुम्हारे पास्ट के कारनामे याद दिलाऊं? रेखा जी का चेहरा काला पड़ गया। वहीं अनंत इंटरेस्ट के साथ हर किसी को देख रही थी। वो अपने हाथों को दबाते हुए सोच रही थी, मुझे तो लगता था बस मेरे ही खानदान में ऐसे लोग हैं, मगर मिस्टर हस्बैंड के घर के लोग भी ऐसे हैं तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वरना मैं इतनी ज्यादा अच्छे लोगों के बीच रहकर बोर हो गई थी। इन जहरीली आंटियों के साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा।
इतना सोचकर वह अपने हाथों को दबाकर रेखा जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वहीं कुंज उसे गुस्से में देख रहा था। कंटिन्यू। क्या अनंत अपने दुश्मनों और दोस्त को पहचान पाएगी? क्या रुक्मणी जी उसे एक्सेप्ट करेगी? अध्याय 114। वह मेरी पत्नी है, लड़का नहीं। अनंत आराम से बेड पर बैठी हुई थी और अपने लॉलीपॉप को खाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। सामने सोफे पर कुंज बहुत ही सीरियस होकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अनंत उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। कुंज उसकी नजरों को महसूस कर रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। लगभग 2 घंटे बाद जब उसकी मीटिंग खत्म होती है, तो वह अपने लैपटॉप को बंद करते हुए अनंत को बिना भाव के देखता है। फिर अपने चश्मे को निकालते हुए कोल्ड आवाज में पूछता है, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनंत अपने लॉलीपॉप को मुंह से निकालते हुए जवाब देती है, वैसे आप अपनी आंटी के बारे में क्या सोचते हैं? देखने में तो वह बहुत खूबसूरत हैं, मगर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक जहरीला नाग छुपा हुआ है। नाग नहीं, नागिन। कुंज अपने फोन को निकालकर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कोल्डली कहता है, उनसे दूर रहो। किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं है। अब जब तुम इतनी फ्री बैठी हो, तो पढ़ाई करो। ये सुनते ही अनंत एकदम से अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, अभी याद आया, मैंने अभी तक आपके इस घर को पूरा घूमा नहीं है। मैं जा रही हूँ सासू माँ के पास। थोड़ा सा काम भी कर लूंगी। इतना कहकर वह रूम से भाग जाती है। वहीं कुंज अपना सिर हिलाते हुए दोबारा अपने लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। अनंत अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए आराम से जा रही थी। सीढ़ियों के पास ही अचानक वो किसी से टकरा गई। अनंत ने अपना बैलेंस बना लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। उसने सामने देखा तो रेखा जी घबराई हुई खड़ी थीं। ये देखकर अनंत उन्हें इग्नोर करके जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर रेखा जी के हाथ पर पड़ी। रेखा जी ने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था और उन्होंने उसे पीछे कर लिया था। अनंत शक भरी निगाहों से उन्हें देखती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, आंटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आपको तो पसीना भी आ रहा है। इतना कहकर वह अपनी एक उंगली से रेखा जी के माथे पर आए पसीने को पोंछती है और देखती है। रेखा जी घबराकर बोली, मैं कहाँ घबराई हूँ? मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं हूँ। कुछ भी मत बोलो। और हाँ, तुम बस एक लड़के हो। तुम कभी भी सिंह परिवार में नहीं आ सकते, समझे? बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी। अनंत कुछ नहीं बोली। वह इंटरेस्ट के साथ अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए रेखा जी को देखती रही। उसने उनके हाथ में क्या है, ये देखने की कोशिश की, लेकिन रेखा जी जल्दी से अपने हाथ को आगे कर लेती हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। अनंत धीरे से बड़बड़ाए, लगता है यहाँ जासूसी करनी पड़ेगी। कुछ तो है जो ये छिपा रही हैं। अनंत आराम से नीचे आ रही थी। वैशाली जी मेहमानों की लिस्ट एक गार्ड को दे रही थीं। अनंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वैशाली जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? अनंत उनके कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, एक न्यूज चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन, आप इसे कुछ भी समझ सकती हैं। वैशाली जी कंफ्यूज हो गईं। अनंत ने उनके गालों को खींचते हुए कहा, सासू माँ, आपको क्या लगता है ये रेखा आंटी किस तरह की इंसान है? क्या आपको लगता है कि वो सिंह परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं? रेखा जी का नाम सुनकर वैशाली जी चिंता से अनंत को देखती हुई बोली, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मुझे बताओ,
अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है। अनंत हंसते हुए बोली, आपको लगता है वो मेरे साथ कुछ कर सकती हैं? बस मुझे ये जानना है कि वह किस तरह की इंसान हैं और आप सभी से उनके रिश्ते कैसे हैं। वैशाली जी ने गार्ड को भेजने के बाद अनंत का हाथ पकड़कर सीरियस होकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रेखा जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि उसने अभी क्या किया है, लेकिन कुंज के डैड ने मुझसे कहा था कि रेखा और उसके पति से दूर रहूं। वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने सुना है उनके कॉन्टैक्ट अंडरवर्ल्ड में भी हैं। उन्होंने कई बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हम इतने ज्यादा अमीर हैं। मौका मिलते ही वो सब छीनने की कोशिश करेंगे। उनका दिल बहुत काला है। अनंत, इन सब से दूर रहना। और अगर कुंज इस बारे में कुछ कहता है, तो उसकी सारी बातें मानना, वरना ये लोग तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर अनंत को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। वह सिर हिलाते हुए बोली, मतलब मामला और भी ज्यादा सीरियस है। आपको क्या लगता है, ये लोग शादी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? वैशाली जी परेशान होकर बोली, मुझे भी यही डर है। मेरा दिल अभी भी डर के मारे धड़क रहा है। मैं बस कुंज के दादाजी और कुंज के डैडी से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ, ताकि वो शादी में कुछ भी न कर पाएं। अनंत ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स सासू माँ, वो लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझे जितनी सीधी समझती हैं, मैं उतनी हूँ नहीं। वैशाली जी प्यार से बोली, हाँ, मुझे पता है। लेकिन क्या होगा अगर इन लोगों ने तुम्हारी मॉम को परेशान करने की कोशिश की? इतना कहते ही वह भानु प्रताप जी के रूम की तरफ चली गईं। अनंत उनकी पीठ को देखते हुए खुद से बड़बड़ाए, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए कहा, एलेक्स, अंडरवर्ल्ड में हमारे जितने भी कनेक्शन हैं, उनसे पता करो कि सिंह परिवार के किस मेंबर का उनसे क्या लेना देना है, खासकर रेखा और धनुष के बारे में। जैसे ही पता चले, मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करना। कॉल कट करते ही अनंत अपनी लॉलीपॉप को चूसते हुए आराम से बाहर जा रही थी। अचानक वह फिर से किसी से टकरा गई। इस बार वह इरिटेट होकर बोली, आज कौन सा दिन है कि मैं सबसे लड़ रही हूँ? इतना कहकर उसने अपने माथे को सहलाया और सामने देखा। उसकी आंखें छोटी हो गईं क्योंकि सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। अनंत उसे देखते ही रह गई, मगर फिर जल्दी से होश में आते हुए खुद से बोली, अरे नहीं नहीं, अगर मिस्टर हस्बैंड ने देख लिया तो खैर नहीं। इतना कहकर उसने आसपास देखा, मगर कोई नहीं था। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने मन में कहा, अगर वह आसपास नहीं है, तो ऐसी खूबसूरती को देखने का मजा तो मैं ले ही सकती हूँ। इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ये तो बिल्कुल मिस्टर कुंज जैसा ही लग रहा है। अगर यह पहले मिले होते, तो मैं इन्हें जरूर डेट करती। इतना सोचते ही वह अपनी चमकती आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वह आदमी अपनी ठंडी निगाहों से अनंत को देख रहा था और फिर उसे इग्नोर करके जाने लगा। मगर अनंत जल्दी से उसके सामने आकर फ्लटिंग आवाज में बोली, मिस्टर हैंडसम, वैसे आपका नाम क्या है? काफी वक्त हो गया है, आप जैसे हैंडसम लड़के को देखा नहीं। इस शहर में ज्यादा हैंडसम लड़के हैं भी नहीं। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। सामने खड़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा नजर आने लगा। ये देखकर अनंत को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर आप फिदा तो नहीं हो गए?
ऐसा होना चाहिए। आखिरकार मैं इस पूरी दुनिया में बहुत हैंडसम हूँ। लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी मेरे पीछे पागल हैं। वैसे आप चाहे तो हम दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही हैंडसम हैं। पर आप मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हैं। इतना कहते हुए वह आंख मार देती है। सामने खड़ा आदमी गुस्से में अनंत को घूरते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से दांत पीसते एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, छोटे बच्चे, ऐसा लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन गिरा हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे ऐसे बात कर सके। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, वरना जान से जाओगे और कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और गुस्से से वहां से जाने लगता है। वहीं अनंत हंसते हुए उसकी पीठ को देखकर बोलती है, अरे मैं तो तुम्हारे हैंडसम चेहरे की तारीफ कर रहा था। वैसे फ्यूचर में मौका मिला तो हम बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। अनंत हंस रही थी, क्योंकि उसे उस आदमी को इरिटेट करके और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं वह आदमी गुस्से में घर के अंदर जा रहा था। वह दूसरी तरफ जा रहा था, मगर फिर कुछ सोचकर कुंज के रूम की तरफ जाने लगा। फिर गुस्से में दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गया। कुंज, जो सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, सामने मौजूद इंसान को इतने गुस्से में देखकर लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वह सीरियस होकर बोला, भाई क्या हुआ? कौन है जिसने आपको इतना गुस्सा दिला दिया? कुंज हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई को देखने लगा। कुंज का बड़ा भाई गुस्से से कुंज को देखते हुए दांत पीसकर बोला, जहां तक मुझे पता है तुम्हारी शादी में सारे रिश्तेदार हैं, मगर नीचे मौजूद लड़के को मैंने कभी नहीं देखा। वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत ही बदतमीज लड़का है। उसने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की और बातचीत बढ़ाने की बात कर रहा था। ये सुनते ही कुंज का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अनंत का चेहरा आया और वह गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुंज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सवाल करता है, और क्या किया उसने? क्या उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी? उसके बाल ब्लैक और पर्पल में हैं। कार्तिक कुंज की तरफ इंटरेस्ट से देखते हुए बोला, लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वो लॉलीपॉप भी खा रहा था और मेरे साथ कितनी आसानी से फ्लर्ट कर रहा था। कुंज, साफ साफ बताओ, कहीं तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता तो नहीं है? मैंने भी आजकल खबर सुनी है कि तुम्हें लड़कों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में लड़कों को पसंद करते हो और यह बात दुनिया वालों से छुपाने के लिए तुम एक लड़की से शादी कर रहे हो? मैंने नहीं सोचता था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा। कहते ही कार्तिक के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वो कुंज को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। कुंज सामने टेबल पर रखा फ्लावर वास फेंकते हुए गुस्से से बोला, शट अप। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनते ही कार्तिक, जिसका चेहरा काफी ठंडा था, अचानक हैरान हो गया। वो अब सच में कुंज को अजीब नजरों से देखने लगा। कुंज इन नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो इरिटेट होकर बोला, वह एक लड़की है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ फ्लर्ट करने की? कुंज को इतनी ज्यादा गुस्से और जलन में देखकर कार्तिक को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो अजीब सी मुस्कान के साथ कुंज से बोला, तो फिर तुम्हें उसे संभालने की जरूरत है, वरना इस दुनिया में तुम्हारे कई सारे सौतन होंगे। कार्तिक कुंज का मजाक उड़ा रहा था और कुंज इस वक्त जलन से भर गया था। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आ गया। उसने सिगरेट निकाली, मगर उसका कश नहीं लिया। अचानक उसने गार्डन में अनंत को धनुष जी के साथ देख लिया।
उसका चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया। कुंज गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी ज्यादा कसता है कि उसकी नसें नजर आने लगती हैं। उसे इस तरीके से देखकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। उसने उसकी एक फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी और फिर अपने होठों पर ठंडी मुस्कान लिए कुंज को देखने लगा। नीचे अनंत गार्डन में सीरियस होकर खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखें तो शरारत से भरी थीं। धनुष जी मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अनंत आराम से बेंच पर बैठ गई। वो आलस से धनुष जी को देखते हुए बोली, लेकिन अगर मैं कुंज से शादी करूं, तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं। क्योंकि वह सिंह परिवार के न सिर्फ वारिस हैं, बल्कि बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ भी हैं। ये सुनकर धनुष जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। फिर अनंत के सामने खड़े होकर बोले, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे कॉन्टैक्ट बहुत दूर दूर तक हैं। ठीक है, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, पर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, उसके भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। सोच लो, इधर से भी फायदा, उधर से भी फायदा। तुम्हें बस कुंज के हर काम की इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी। यही नहीं, उसकी कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इसका भी पता मुझे देना है। कुछ वक्त बाद एक टेंडर भरा जाएगा। तुम्हें ये बताना होगा कि कुंज उस पर कितनी बोली लगाने वाला है। अगर तुम मुझे ये सब पता करके बताओगे, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मेरे पीछे बहुत बड़े गुरु का हाथ है। अगर उनका हाथ तुम्हारे ऊपर भी आ गया, तो तुम्हें किसी से कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो चाहे तब कर सकते हो। अनंत उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अगर आपके गुरु का हाथ आप पर है, तो आप अभी तक सिंह परिवार को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए आपको मुझ जैसे छोटे बच्चों की क्या जरूरत है? उसके इस सवाल पर धनुष जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वो इरिटेट होकर बोले, मैंने कहा ना, तुम जो चाहे कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ और चाहिए, तो तुम मुझे बताओ। बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अनंत सोचने का नाटक करने लगती है। तभी उसकी नजर सिंह विला पर गई और अचानक उसकी नजरें कुंज की ठंडी नजरों से टकराई। ये देखकर अनंत के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो अपने लॉलीपॉप को कसकर पकड़ते हुए धनुष जी से बोली, क्या सच में? मैं जो चाहता हूँ, वह मुझे मिलेगा। धनुष जी घमंड से बोले, हाँ, तुम्हें सब मिलेगा। बस तुम्हें हर कदम पर मेरा साथ देना होगा और कुंज की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवानी होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे अभी जवाब दो। तुम मुझे बाद में भी जवाब दे सकते हो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। इतना कहते ही धनुष जी वहां से चले जाते हैं। अनंत उन्हें जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर और भी ज्यादा बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, इंटरेस्टिंग। तो ये सब मेरे मिस्टर हस्बैंड को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो इनके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना कहते हुए वह अपने हाथ में पहनी अंगूठी को इधर उधर घुमाने लगी और चालाकी से मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल एक छोटे शैतान जैसी लग रही थी, जो अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। क्या अनंत धनुष जी की बात मानेगी? क्या होगा जब ये सब कुंज को पता चलेगा? जानने के लिए बने रहे। जब 115 अनंत शादी से गायब हो गई और कुंज का गुस्सा। अनंत जब रूम में पहुंची, तो उसने देखा कि पूरे रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, मगर वह धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने नजरें घुमाई,
मगर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। अनंत अपने थूक को गटकते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, आप कहाँ हैं? और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इतना कहकर वह इधर उधर देखने लगी। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी, मगर अभी भी उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे सोफे पर एक परछाई नजर आई। अनंत एक पल के लिए डर गई, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपको नींद आ रही है तो आप बेड पर आकर सो सकते हैं। इस तरह सोफे पर बैठने का क्या मतलब? इतना कहकर उसने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उसने कुंज को देखा, एक पल के लिए वह घबरा गई। कुंज की आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं और वह लगातार सिगरेट पी रहा था। अनंत ने जब फर्श पर इतने सारे सिगरेट देखे तो उसके होश उड़ गए। वह जल्दी से कुंज के पास जाकर नाराजगी से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना ज्यादा कौन सिगरेट पीता है? क्या आप हमारी शादी के दिन ही खुद को बीमार कर लेना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आज शादी हो और कल खबर आए कि सिगरेट के कारण आपके फेफड़े पहले ही खराब हो चुके हैं। इतना कहते ही वह मुंह बनाकर कुंज को देखने लगी, मगर कुंज गुस्से से उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है। वह उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अनंत को ये थोड़ा अजीब लगा। वह जल्दी से कुंज की गोद में बैठकर उसके गालों को पकड़कर पूछती है, क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हैं? पर मैंने क्या किया? क्या मैं इतनी देर से रूम में आई इसलिए? कुंज गुस्से में उसे देखता है और फिर उसके गालों को दबाते हुए दांत पीसकर बोला, क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ फ्लर्ट करने की? ये सुनकर अनंत चौंक जाती है। वह अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे याद आता है कि अभी अभी उसने एक हैंडसम लड़के के साथ बातचीत की थी। ये याद आते ही वह अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, मेरे मासूम से चेहरे को देखकर आपको लगता है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट कर सकती हूँ? मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। वह तो एक आदमी था जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। आखिर में इतनी ज्यादा हैंडसम जो हूँ, लेकिन वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। आपसे तो 1% भी हैंडसम नहीं था, तो मैं उसे देखकर क्यों ध्यान दूंगी? वही था जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने इतना कहा, वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक ठंडी, भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, रियली? मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है? यह आवाज सुनते ही अनंत अपनी जगह पर जम गई। वह तिरछी नजरों से वॉशरूम की तरफ देखती है तो वहां कार्तिक खड़ा था। कार्तिक को देखते ही अनंत के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने माथे को सहलाते हुए साफ झूठ बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, यही वो है जिसने मेरे साथ फ्लर्ट किया था। मैं विक्टिम हूँ। कार्तिक टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और इंटरेस्ट के साथ अनंत और कुंज को देखने लगता है। कुंज दांत पीसते हुए बोला, भाई, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। जो होगा मैं खुद देख लूंगा। कार्तिक तिरछी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। अनंत अब घबराई हुई थी। कुंज उसके गालों को दबाते हुए बोला, तो तुम बाहर यह सब कर रही हो? मेरे नाक के नीचे मेरे भाई के साथ ही फ्लर्ट कर रही हो? कुंज की बात सुनकर अनंत फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अरे देखिए तो मेरी मासूमियत को। आपके बड़े भाई आपसे जलते हैं, इसलिए वह आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मिस्टर हस्बैंड, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जरूर मैं उन्हें पसंद आ गई होंगी, इसीलिए वह आपको भड़का रहे हैं। कुंज को बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो अनंत के हाथ को पकड़कर उसमें हथकड़ी लगा देता है और उसे बेड से बांधते हुए बोला, अब तुम पूरे दिन यहीं रहोगी। तुम्हें जो भी खाना होगा सर्वेंट तुम्हें दे देंगे, मगर तुम्हें रूम से तब तक बाहर कदम नहीं रखना जब तक शादी का वक्त नहीं हो जाता। इतना कहकर वह अनंत को घूरते हुए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाता है और बाहर चला जाता है। अनंत उदास सा चेहरा बनाकर बोली, इतनी बड़ी सजा, पर मैं यहाँ बंद नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। इतना कहते ही वह फिर से खुश हो गई। उसने हथकड़ी को तिरछी नजरों से देखा और फिर दरवाजे की तरफ ध्यान दिया। वह आराम से अपने लॉलीपॉप को खाते हुए अपनी जेब से कुछ नुकीला निकालती है और आराम से हथकड़ी खोलने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कुछ खास मेहमान आना शुरू हो चुके थे। तभी सिंह विला के सामने 4 से 5 गाड़ियां आकर रुकीं। बीच वाली गाड़ी से एक लड़की बहुत ही स्टाइल से बाहर निकली। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और हाथ में हैंडबैग था। उसने भर भर के मेकअप लगाया हुआ था, मगर उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। सिंह विला को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। वो अपने मन में बड़बड़ाई, बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा होगा और मेरे मॉम डैड का होगा। कहते हुए वह एटीट्यूड के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए सिंह विला के अंदर जाने लगी। गार्ड्स ने जैसे ही उस लड़की को देखा, सबका मुंह बन गया। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस लड़की को पसंद नहीं करते। वो लड़की एटीट्यूड के साथ अंदर बढ़ी। तभी उसकी नजर सर्वेंट्स पर पड़ी। वो अपने हाथ हवा में लहराते हुए इरिटेट होकर बोली, ओ गॉड, कितने सारे सर्वेंट हैं यहाँ पर, कोई भी मुझे ग्रिट नहीं कर रहा। ये सब कितने ज्यादा मैनरलेस हैं। अगर ये मेरे लोग होते तो मैं इन सब की अक्ल ठिकाने लगा देती। वो लड़की ऐसे शो कर रही थी जैसे वह बहुत ज्यादा अमीर हो और ऐसी चीजों को बर्दाश्त न करती हो। तभी रेखा जी सामने से आ रही थीं। वो उसे देखकर खुश होकर बोली, बेटा तुम आ गई। सुरभि, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहते ही वह लड़की, जिसका नाम सुरभि था, रेखा जी के गले लग गई। मगर फिर जल्दी से रेखा जी को दूर करते हुए बोली, मॉम, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर उसने अपने बैग से मेकअप किट निकालकर अपने चेहरे पर फिर से मेकअप लगाना शुरू कर दिया। रेखा जी मुंह बनाकर बोली, बेटा तुम्हें मेकअप की पड़ी है और यहाँ कुंज की शादी हो रही है। तुम्हें पता है उसकी शादी एक लड़के से हो रही है। वो लड़का भी बहुत हैंडसम है, मगर मुझे बेवकूफ भी लगता है। मुझे लगता है कि वह कुंज और उसके परिवार को बर्बाद करने में मदद कर सकता है। ये सुनते ही सुरभि एक पल के लिए रुक गई और चमकती आंखों से रेखा जी को देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रही हैं? रेखा जी ने उसके हाथ को पकड़कर इधर उधर देखा और धीरे से बोली, हाँ। जल्दी चलो रूम में, फिर आगे बात करते हैं। जैसे ही वे रूम में पहुंची, रेखा जी ने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रुक्मिणी जी, जो किसी काम से वहां से गुजर रही थीं, उन्होंने दोनों को एक साथ अंदर जाते हुए देख लिया। उनकी आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बड़बड़ाईं, आखिर इस जहरीली नागिन के दिमाग में क्या चल रहा है? इतना कहते हुए वह धीरे धीरे विंडो के पास जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि रेखा जी सुरभि को लेकर बैठी हुई थीं और दोनों काफी खुश लग रही थीं। दूसरी तरफ अनंत ने भी खुद को हथकड़ी से छुड़ा लिया था। वह भागने के लिए खिड़की का सहारा ले रही थी। गलती से वह रेखा जी के रूम की दूसरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई।
पाइप का सहारा लेकर वह नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। ठीक उसी वक्त उसके कानों में कुंज शब्द पड़ा। वह हैरानी से अंदर की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि रेखा जी सुरभि के साथ बैठी थीं। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। अब वह इंटरेस्ट के साथ उनकी बातें सुनने लगी। रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, सुरभि, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। एक बार कुंज और उस लड़के की शादी हो जाए तो कुंज की आधी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम हो जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके उस लड़के अनंत को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। अगर वह तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गया तो हमारा बहुत फायदा होगा। उसके नाम पर जो सिंह परिवार की आधी प्रॉपर्टी होगी वह भी तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर कुंज से सारी प्रॉपर्टी भी ले सकती हो। अगर तुम्हें वह लड़का अनंत पसंद आ जाए तो तुम कुछ वक्त उसके साथ खेल सकती हो। फिर हम तुम्हारे लिए कोई अमीर खानदान का ढूंढ लेंगे। सुरभि की आंखों में चमक आ गई। वह लिपस्टिक लगाते हुए अपने दोनों होठों को आपस में जोड़कर डेविलिश स्माइल के साथ बोली, क्या सच में वह अनंत इतना हैंडसम है? फिर तो और भी मजा आएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुंज लड़के से शादी कर रहा है या लड़की से, पर अगर मेरा फायदा हो रहा है तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इतना कहते ही वह हंसने लगी। रुक्मिणी जी ये सब सुनकर गुस्से से आपाक हो रही थीं। मगर वह ऐसी इंसान नहीं थी जो जल्दबाजी में कोई काम करें। वह तुरंत वहां से चली गई। उधर अनंत के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह सुरभि को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मेरा टेस्ट इतना गंदा तो नहीं है। इतना कहते ही वह पाइप के सहारे नीचे उतरने लगी। रात के वक्त पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मिस्टर सिंह की तरफ देखकर कहा, दूल्हे को बुलाइए। मिस्टर सिंह जाने वाले ही थे कि अचानक उनकी नजर कुंज पर पड़ी। कुंज और कार्तिक साथ में आ रहे थे। कुंज ने व्हाइट कलर की शेरवानी और पगड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक तलवार थी। ग्रीन कलर के मोतियों का हार उसके गले में लटक रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह जितना हैंडसम लग रहा था उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसे देखकर गौरवी की नजर ठहर गई। गौरवी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और तिल मिलाते हुए विला के अंदर जाने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई साजिश चल रही हो। कुंज अपने डोमिनेटिंग अंदाज में धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रहा था। कार्तिक ने ग्रे कलर की शेरवानी पहनी थी और वह भी हमेशा की तरह डोमिनेटिंग लग रहा था। कुंज जाकर मंडप पर बैठ गया। पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर तक मंत्रोच्चार के बाद उन्होंने वैशाली जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दुल्हन को बुलाइए। वैशाली जी बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी। पता नहीं मॉम अनंत के साथ क्या कर रही हैं, जो अभी तक बाहर नहीं आई। इतना कहते हुए वह दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, मॉम, अनंत को लेकर बाहर आइए। पंडित जी बुला रहे हैं। मुहूर्त का समय हो चुका है। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैशाली जी ने फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मॉम, मुहूर्त का समय हो गया है, बाहर आइए अनंत को लेकर। लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने थोड़ा और जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। वह हैरानी से अंदर गईं तो पूरा रूम खाली था। वैशाली जी घबराई हुई बोली, ये लोग गए कहाँ? इतना कहकर उन्होंने सामने देखा कि शादी का जोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। चूड़ियां टूटी हुई थी और पूरा सामान तहस नहस था। उनके दिल में अजीब सा डर फैल गया। वो वॉशरूम और चेंजिंग रूम में भी चेक करती हैं, मगर वहां भी कोई नहीं था।
वैशाली जी घबराते हुए रूम से बाहर गईं और पूरे घर में ढूंढा, लेकिन न तो अनंत मिली और न ही रुक्मिणी जी। वो परेशान होकर गार्डन में पहुंची और भागते हुए मिस्टर सिंह से बोली, अंदर तो कोई भी नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन न तो मॉम मिल रही हैं और न ही अनंत। ये सुनकर मिस्टर सिंह हैरान हो गए। गौरवी ने भी उनकी बात सुन ली। वैशाली जी परेशान होकर बोली, नहीं, मैंने अच्छे से चेक किया है। पंडित जी ने फिर कहा, वधू को लेकर आइए। वैशाली जी, मिस्टर सिंह और गौरवी एक दूसरे को देखने लगे। कुंज और कार्तिक को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुंज ने डोमिनेटिंग आवाज में कहा, मॉम, अनंत को लेकर आइए। वैशाली जी घबराते हुए उसे देखने लगी। इस बार कुंज गुस्से से बोला, मॉम। तभी मिस्टर सिंह बिना इमोशन के बोले, कुंज, अनंत और तुम्हारी नानी कहीं नहीं मिल रही हैं। ये सुनते ही कुंज गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाकी सारे मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। रेखा जी, धनुष जी और सुरभि भी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुंज गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी पगड़ी उतारते हुए बोला, आप ये क्या कह रही हैं? वैशाली जी सिर झुकाते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ। अंदर कोई नहीं है। पता नहीं अनंत और मॉम कहाँ हैं। शादी का जोड़ा और चूड़ियां भी कमरे में बिखरी हुई हैं। पूरा रूम तहस नहस है। अब वहां पर एकदम सन्नाटा फैल गया था। कुंज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कंटिन्यू। कहा है अनंत और रुक्मणी जी। क्या किसी ने उन्हें किडनैप किया है? क्या करेगा कुंज? जानने के लिए बने रहे हमारी स्टोरी में। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।